हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है मलयालम कहानी के विकास का परिचय देते हुए एमटी की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। आज के वीडियो में हम इस क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मलयालम कहानी विधा 19वीं सदी के अंतिम दशकों में प्रारंभ हुई थी। पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन तथा पाठकों और लेखकों के पश्चिमी साहित्य से परिचय ने मलयालम कहानी के सृजन की नींव डाली थी। मलयालम की पहली कहानी किसे माना जाए, इस बात पर विद्वानों के बीच मतभेद है। हालांकि केरल वर्मा वली कोइंतपुराण द्वारा 1959 में विज्ञान मंजरी नामक प्रकाशित पुस्तक में संकलित दो भिखारी चुक्कों की कहानी को मलयालम की पहली कहानी कहा जाता है। के माधवन के अनुसार मलयालम की पहली कहानी वासनाकृति है। मशहूर आलोचक डॉक्टर एम बशीर सीपी उच्चुत मेनोन को वासनाकृति का लेखक मानते हैं। प्रारंभिक कालीन अन्य कहानीकारों में मुरक्कोतु कुच्चप्पा और कुच्चिया राम मेनोन प्रमुख हैं। 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में प्रतिष्ठित कहानीकार वो कृष्ण पिल्ले की पत्नी महेश्वरी अम्मा ने कथा कौमुदी नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। यह एक कहानी पत्रिका थी। वो ने ही पत्रिका का पूरा दायित्व संभाला और स्वयं कहानी लिखने के साथ दोस्तों को लिखने की प्रेरणा भी दी। ईव ने ज्यादातर हास्य व्यंग्य कहानियां ही लिखी थी। केलिसोधम नामक कहानी संग्रह में प्रकाशित सभी कहानियां पहले इसी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ईव ने कहानी के परिप्रेक्ष्य एवं पात्र सृजन में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण के कारण सपाट रीति को अपनाया। उन्होंने सामाजिक अनुभवों को कथ्य में पिरोया, गंभीर विषयों की अभिव्यक्ति के लिए कहानी को सूक्ष्म विधा का दर्जा दिलवाया। के सुमुकारन ने संवाद को ज्यादा अहमियत दी थी, इसीलिए मशहूर आलोचक MP पॉल ने इनकी कहानियों को प्रहसन नाम दिया। 1891 से 1930 तक मलयालम कहानी का पहला दौर 40 वर्षों तक चला। इस दौर की कुछ कहानियों में सुदृढ़ कथ्य, सूक्ष्म चरित्र चित्रण एवं यथार्थ परिवेश के दर्शन होते हैं। अधिकांश ज्यादातर कहानियां मनोरंजन आधारित ही है। इस दौर की कहानियों में संयुक्त एवं मात्र सत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था का चित्रण तो है, लेकिन उससे जुड़ी समस्याओं को नहीं उठाया गया। ये कहानियां प्रेम, प्रतिशोध और धन लिप्सा पर रचित हैं। प्रेम को भी इन कहानियों में वरीयता दी गई है।
नायक के धीरोदात्त कार्य से आकृष्ट नायिका इन कहानियों का अनिवार्य चरित्र थी। 1890 का दशक अंग्रेजी कहानी का स्वर्णकाल था, जबकि 1891 में ही मलयालम में कहानी कहने योग्य कहानी की रचना हुई थी। इससे मलयालम कहानी साहित्य के प्रारंभिक काल के स्तर का पता चलता है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय और विदेशी भाषाओं से मलयालम में कहानियों के अनुवाद की प्रवृत्ति प्रारंभ होने के बावजूद 19वीं शताब्दी में सृजनरत रचनाकारों ने अपनी सृजनात्मकता वृत्ति जारी रखी। मलयालम कहानी का दूसरा दौर सन 1930 से 1955 तक रहा। यह कहानी का स्वर्णकाल रहा है। इस दौर में केरल के सामाजिक, सांस्कृतिक व साहित्यिक क्षेत्र में दलितों के उत्थान, वामपंथी विचारधारा का प्रचार प्रसार, शिक्षा के प्रति सभी समुदायों में रुचि, पत्र पत्रिकाओं की बढ़ती संख्या, एकाकी परिवार की बढ़ती प्रवृत्ति, अपनी अभिव्यक्त व अस्मिता को उभारने की लालसा, सत्ताधारियों की तरफ उंगली उठाने की, व्यक्ति और संगठनों की काबिलियत आदि ने महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। इस दौर में यथार्थवादी कहानी की संरचना ने कहानी के कथ्य और शिल्प पर गहरा प्रभाव डाला। अब जिंदगी की असलियतों पर लिखी जाने लगी। कहानी का विषय मनोरंजन ना रहकर मुद्दा हो गया, जो व्यक्ति, परिवार, समाज किसी से भी संबंध हो सकता है। प्रतिष्ठित आलोचक MP पॉल के अनुसार कहानी जिंदगी की किताब से फाड़ लिए गए पन्ने जैसी हो गई। व्यक्ति एवं सामाजिक जीवन की वास्तविकता को उजागर करने के साथ आलोचना करने व चुनौती देने वाले सृजनकार भी तैयार हो गए। कहानीकार वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ नजरिए से मानवीय संबंधों का चित्रण करने लगे। सन 1936 में भारतीय प्रगतिशील साहित्य संघ की स्थापना हुई और केरल में जीवल साहित्य संगठन का रूपायन हुआ, जो 1937 में प्रगतिशील साहित्य संगठन में तब्दील हो गया। संगठन का घोषित लक्ष्य कला को अल्पसंख्यकों के मनोरंजन के साधन से ऊपर उठाकर जीवन से जोड़ना था। साहित्य समाज की प्रगति को लक्ष्य करके सृजित किया जाना चाहिए। प्रगतिशील साहित्य संगठन साहित्यकार का नजरिया सार्वलौकिक तथा मानव की समता पर आधारित एवं अनाचार एवं अत्याचारों से मुक्त एक नए समाज की संरचना में साहित्यकार की भूमिका चाहता था। लेकिन इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साहित्य के कथ्य और रूप में किसको वरीयता दी जाए, इन बातों पर मतभेद के कारण संगठन में शिथिलता आ गई। इस दौर के साहित्य में मानवीय जिंदगी की त्रासदी के पीछे की राजनीतिक एवं न्यायिक कारणों की जांच पड़ताल के साथ व्यक्ति की मानसिक दुनिया का
बाहरी यथार्थ की दुनिया के साथ द्वंद्वात्मक सरोकार कायम करने की भी कोशिश की गई। तक्षी, केशवदेव, पोनकुनवर्की, कारूर, बशीर और पोटकाट ने इस दौर में मलयालम कहानी में अभूतपूर्व सजगता प्रदान की। समकालीन यथार्थ जिंदगी की अभिव्यक्ति के साथ उसकी व्याख्या एवं आलोचना भी की गई। मलयालम कहानी के तीसरे दौर की कहानी में व्यक्ति के अनुभवों को प्रमुखता दी गई। इस युग के सर्वोच्च कहानीकार एमटी है। इस कहानी काल में एमटी के साथ साथ टी पद्मनाभन जैसे अन्य कहानीकारों की कहानियों में भी भावगीत के गुण समाहित हो गए थे। यह भी उचित कहना होगा कि इस काल में कथानक के साथ कथा विन्यास के लिए लिरिकल पद्धति या भावगीतात्मक शैली अपनाई गई थी, किंतु कथा तत्व को छोड़ा नहीं गया था। इस दौर में मन के अपूर्व भावों को अभिव्यक्त करने वाली सूक्ष्म कहानियां भी लिखी गई थी। इस दौर की कहानियों के पात्र पूर्व पीढ़ी के पात्रों की अपेक्षा वर्गेतर हैं, परंतु अर्थ के प्रभाव से उनकी भावनाएं एवं सोच पूर्णतः अलग नहीं हो सकती। यही दर्शना इस दौर की कहानियों का एक लक्ष्य रहा है। यह यथार्थ है कि इस दौर की कहानियां व्यक्तिन्मुख एवं व्यक्ति केंद्रित रही थी, लेकिन समाज की जड़ीभूत विचारधारा के खिलाफ व्यक्ति की सोच सिर्फ उसकी ना होकर उस विचारधारा के खिलाफ उभरे समाज की होती है। व्यक्ति केवल उसका प्रतिनिधित्व करता है। इस दौर की कहानियों में जीवन व समाज में आए एकाकीपन व निरर्थकता बोध से पीड़ित मायूस व्यक्तित्व का चित्रण हुआ है। व्यक्ति केंद्रित होने के बावजूद हर एक कहानीकार की अपनी अलग खासियत रही है और उसी के मुताबिक कहानियों में भिन्नता दिखती है। कोविलन, एमटी, टी पद्मनाभन, सीवी श्रीरामन, राजलक्ष्मी, वीके एनपी, वत्सला और विशाखन इस दौर की मलयालम कहानी के प्रमुख स्तंभ हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, जिसमें हमने जाना मलयालम कहानी के विकास का परिचय देते हुए एमटी की भूमिका के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।